नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब जिलों का परिसीमन होगा। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है और एसीएस रैंक के रिटायर्ड अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोगी की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा। जनता अपना सुझाव आयोग को दे सकती है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाइयां दूर होंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल है। बता दें कि देश में राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है और साथ ही अपना क्षेत्रफल है, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं, कई विसंगतियां पैदा हुई हैं। जब जिले बढ़ गए हैं लेकिन जिलों की सीमाएं बहुत सी विसंगतियां हैं। ऐसी अनेक विसंगतिपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए हमने एक नया परिसीमन आयोग बनाया है और इस परिसीमन आयोग के माध्यम से आसपास की जगह को जोड़कर लोगों की भलाई के लिए जो भी किया जा सकता है निकटवर्ती जिले को अवश्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुझे आशा भी है कि इस आयोग के माध्यम से जिस प्रकार हमने पुलिस स्टेशनों की सीमाएं बदली हैं और उन पुलिस स्टेशनों को जनता की भलाई के लिए निकट लाने का प्रयास किया है, उसी तरह प्रशासनिक दृष्टि से भी राज्य की व्यवस्था के लिए यह फैसला भी कारगर साबित होगा। जाहिर है परिसीमन के बाद प्रदेश का न केवल भौगोलिक बल्कि राजनीतिक नक्शा भी बदल जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 2028 के विधानसभा चुनाव यदि परिसीमन के आधार पर हुए तो बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर नए परिसीमन के आधार पर चुनाव होते हैं तो कुछ राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे और परिसीमन बदला नजर आएगा। आयोग जल्द ही अपनी कार्य योजना बनाकर परिसीमन की प्रक्रिया को गति देगा। जाहिर है परिसीमन आयोग का गठन नई संभावना की तलाश करना कदम है और इससे न केवल संभाग और जिलों का पुनर्निर्धारण होगा बल्कि नए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संभावनाओं का भी जन्म होगा। परिसीमन आयोग का गठन कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय तो दिया ही है और यह फैसला साहसिक और प्रदेश की मुस्तकबिल को बदलने वाला होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। सच बात तो ये है कि परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है और परिसीमन लेकिन होना कब चाहिए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ परिवर्तन होना चाहिए। जनता मांग भी करे, जनता की सुविधाएं जिसमें मिल सके, उस तरह का परिसीमन होना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार कर रही है परिसीमन आयोग का गठन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि परिसीमन में जो समिति होती थी उसमें सर्वे सर्वा प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अभी ये राजनीतिक व्यक्ति को, आरएसएस की विचारधारा से आने वाला व्यक्ति जो नेता होगा इनकी भाजपा का, उसको अध्यक्ष बनाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को उसके अंडर में करेंगे। तो मतलब ये शुद्ध रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने का आयोग बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है कि वह प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसके सुचारू संचालन के लिए नए जिलों का गठन करते हैं, पुरानी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। यह तमाम चीजें राज्य शासन का विशेषाधिकार है। अभी आने वाले वक्त में हम सभी को आधिकारिक निर्णय और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। अभी तब तक यह तमाम चीजें अटकलबाजी है। बाकी कांग्रेस पार्टी को नए जिलों के गठन से, पुराने जिलों की सीमाओं में परिवर्तन से क्या आपत्ति है? मध्य प्रदेश की सरकार को जनता का मैंडेट मिला है। जनभावना के अनुरूप हम लगातार इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। हमने तो देखा था कमलनाथ जी ने किस प्रकार से अपनी सरकार बचाने के लिए भाजपा के विधायकों के दबाव में किस प्रकार से अंतिम समय में जिले बनाने की घोषणा की थी, जबकि उसका कोई प्रशासनिक उनके मन में दृष्टिकोण नहीं था। तो यह एक मूलभूत अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के सही संचालन के लिए जिले बनाने का निर्णय लेती है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों के उद्देश्य से इस प्रकार के निर्णय।
और इसी पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब परिसीमन का ऐलान हुआ है, समस्या का समाधान होगा और तमाम तरीके से इससे पहले भी जब जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी, चाहे बात बीना की हो या फिर तमाम और जिलों की हो, परिसीमन को लेकर भी चर्चाएं थी। अब परिसीमन का आयोग का गठन किया गया है और इसको लेकर अब जिलों की नई भौगोलिक स्थिति तय होगी और भौगोलिक स्तर पर बदलाव भी देखने को मिलेगा और इससे कयास वे भी लगाए जा रहे हैं कि अगर यही परिसीमन आगे चला तो 2028 के चुनाव जो होंगे उसमें राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से रवि वर्मा जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से एक ऐलान किया गया है, मुख्यमंत्री ने ये नई पहल की है, कदम आगे बढ़ाया है कि अब परिसीमन किया जाएगा और जो जिलों का भौगोलिक स्ट्रक्चर उसे बदला जाएगा, जो प्रशासनिक संरचना है उसमें आगे बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ कयास ये भी है कि अगर 2028 के चुनाव हुए तो कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो जिलों को लगातार घोषणा भी इससे पहले की गई, बीना को लेकर घोषणा की गई, जुन्नर देव को जिला बनाया गया। तो क्या कुछ इसके पीछे सरकार की सोच है? क्योंकि मोहन यादव लगातार कह चुके हैं कई गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता है, तमाम समस्याएं हैं, तमाम विसंगतियां हैं, उनको दूर करना एक लक्ष्य है। तो क्या कुछ इसके पीछे का आधार आप देख रहे हैं? थोड़ा विस्तार से वाणी जी समझाइए। तो आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आपके स्वदेश की टीम और मेरे साथ रवि जी सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम जानते हैं कि सदन के पटल पर हमारे माननीय गृह मंत्री ने और भी पहले ये कह दिया था कि जो आवश्यक है वो उचित समय पर किया जाएगा। उसी के अंतर्गत मोहन यादव एक संवेदनशील सरकार का गठन करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को और सुदृढ़ तरीके से कैसे बिल्कुल लास्ट व्यक्ति आखिर के जो पायदान है वहां तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये व्यवस्था भी है। तो हम जानते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि कई गांवों में बहुत मुश्किल होती है कि उनको जिला केंद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 100-150 किलोमीटर का जो दूरी है उसको पूरा करना पड़ता है। तो इस और साथ में हम आज ये भी देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत है। तो इन डेमोग्राफिक चेंजेस को एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम कैसे सुदृढ़ व्यवस्था के अनुरूप इनका विस्तारीकरण करें, वो आवश्यक हो गया है। विकास की एक नीति का ही अंग है ये। तो इससे होगा कि स्पष्टता से सामान्यता होगी, सबको अपने अधिकार मिलेंगे, सब हर वर्ग को, हर आबादी के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा और भौगोलिक क्षेत्र का भी एक अच्छा उचित विभाजन होगा। ये आज की रणनीति है, आज के समय, आज के कालखंड की जरूरत है और इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस अपने प्रयासों में, अपने कार्य में हमेशा विफल रही है, इसलिए इनके पास दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करने के अलावा कोई सकारात्मक सुझाव या कोई टिप्पणी होती नहीं है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात आपने कही और मुझे लगता है कि स्वागत योग्य फैसला होना चाहिए क्योंकि इसने समय से अगर कुछ विसंगतियां थी तो सबसे पहले सरकार ये स्वीकार करती है कि विसंगतियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको समाधान हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर उनके जो भी समाधान है, जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सभी प्रयास किए जाएं। रवि वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इससे पहले भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की, जब चर्चा थी कि बीना और जुन्नर देव को जिला बनाने की घोषणा को लेकर हमने चर्चा की। आपने सवाल खड़े किए थे कि यहाँ पर उपचुनाव है, इस वजह से सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह की घोषणाएं की, अमल में लाई जा रही हैं। अब परिसीमन पूरे प्रदेश भर का होगा रवि जी, और इसमें जो भी विसंगतियां हैं वो दूर की जाएंगी। मुझे लगता है कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए क्योंकि जो भी विसंगतियां सरकार ने स्वीकार किया उनको दूर करने के तमाम प्रयास सरकार कर रही है। जी ऋषभ जी, मैं उस बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। मैं यही तो कहना चाह रहा था उस चर्चा के दौरान भी कि इच्छा और शक्ति जो है एक संपूर्ण स्वच्छ नीति और नियत के साथ होनी चाहिए, ना कि चुनावों को दृष्टि रखते हुए होनी चाहिए। चुनावों को देखते हुए आज अगर मध्य प्रदेश के संपूर्ण परिसीमन की बात आ रही है तो इस परिसीमन के पहले से ही लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश में हजारों किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो लगातार गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जो हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उन्हें अपनी पेंशन के लिए वो रहते अगर और शाहपुरा में है तो 6 नंबर उन्हें आना पड़ता है। अगर कोई मतदाता रहता गोविंदपुरा में है तो उसे कैरियर को कॉलेज वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी तमाम विसंगतियां हैं, तमाम ऐसी परेशानियां जिनका समय रहते सरकार को चेतना चाहिए था, क्योंकि एक लंबे समय से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है।
जब ये मांग जनता के बीच में है, जब लगातार जनता इस गलत विसंगति, भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक बड़ी गलत कार्यशैली का शिकार हुई, लगातार जनता असुविधा के अभाव में जी रही है, और विपक्ष जब लगातार एक अच्छे सुझाव देता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे एक अलग तरीके से लेती है। मैंने अपना पक्ष नहीं रख पाया, लेकिन अहलुवालिया जी ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस विरोध करती है। अरे साहब, जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जिस बात को आपने अभी जो बयान दिया है उसमें क्या आपकी दृष्टि है? जिसे ठीक है वाणी जी, आता हूं मैं आपके पास। जिससे एक स्वच्छ विपक्ष अपने अगर सुझाव रखता है और उन सुझावों को सरकार को मान लेना चाहिए या उन पे अध्ययन कर लेने चाहिए। भाई, होती हैं परिस्थितियां, समय रहते निर्णय नहीं हो पाते, समय रहते कई कार्य नहीं। लेकिन बहुत सुंदर सी बात है ना, देखिए समस्या आपने गिना दी, सरकार ने भी मान ली, अब उनको दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, इसमें क्या विरोधाभास है? नहीं, मैं कहाँ मैं तो वही कह रहा हूँ कि विपक्ष जब बड़े मन के साथ सरकार को सुझाव देता है तो निश्चित तौर पर सरकार को भी एक बड़ा हृदय करके उनपे कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर वाणी जी देखिए प्रतिक्रिया दीजिए। वो कहना है कि सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जब विपक्ष की द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, प्रस्ताव दिया जाता है, मानना चाहिए। और उन्होंने इससे पहले तमाम बातें कही कि आप देखिए जमीन पर रोड उखड़े पड़े हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, तमाम तरीके के परिसीमन के तमाम लेकर वो बात कह रहे हैं। देखिए, रवि जी ने बहुत कुछ तो बोल दिया अभी, बट मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा कि इनकी नकारात्मक सोच, उसी प्रकार की राजनीति। तो आप देखिए ना, इच्छा और दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कितने वर्ष पहले टेबल के नीचे छुपा के रखा हुआ था। कुछ काम किया क्या उन्होंने? नहीं। ये जब हम काम करते हैं तो उसका श्रेय बटोरने आ जाते हैं। इसी तरीके से 33% आरक्षण दिया हमने महिलाओं को, ये भी इनका कहना है जी हमने तो इतने वर्ष पहले इसकी घोषणा की थी, काम किया कुछ नहीं, 0 बट्टे सन्नाटा। गड्ढे की बात कर रहे हैं तो हम और आप इसी प्रदेश में हैं, 25 साल से हम अंतर देख चुके हैं। जब कांग्रेस शासित प्रदेश था, इनके बड़े बड़े दिग्गज जो चीफ मिनिस्टर थे तब, तो हमें सड़कें गड्ढों के बीच में ढूंढनी पड़ती थी। ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी। क्या व्यवस्था थी? बंटाधार प्रदेश था ये। आज ये प्रदेश देश की पहले 5-6 की गिनती में आ चुका है। लेकिन वाणी जी वो कहते हैं कि फिर कर्ज भी तो लिया जा रहा है, वो तमाम सवाल खड़े करते हैं कि कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। कर्ज तो इन्होंने 15 महीने की अल्पसंख्यक सरकार जो थी कमलनाथ की, उसमें 9,000 करोड़ का कर्ज लिया था, और उसमें इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर तरुण भनोट जी का ये वक्तव्य मैं दोहराना चाहूंगी आज आपके सामने कि उन्होंने कहा था कर्ज लेते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, उसे कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए। ये बात दूसरी है कि कमलनाथ की सरकार ने 9,000 करोड़ का क्या किया वो तो ईश्वर ही जाने, परंतु ये क्या अपने ही बड़े नेता ने जो कहा है, जो बयान दिया है, उसको खंडित करते हैं? देखिए, दोहरी चरित्र, दोहरे मापदंड कांग्रेस के तो ये चरित्र में है। बिल्कुल रवि जी, तमाम बातें बताइए। और देखिए, दिग्विजय सरकार का जो भी कार्यकाल रहा था उस वक्त क्या हालात थे। अब बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं कर्ज लेते हैं, तो जो कि वाणी जी ने साफ किया, तो कर्ज अगर लिया जा रहा है तो उसको लेकर आगे विकास के लिए लिया जा रहा है, वो हो रही है चीजें, बदलाव आया। आप सड़कों का जाल आज देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो एक जमाना था सड़कों पर खड्डे होते थे या खड्डों में सड़कें होती थी, समझ नहीं आता था। ये दुर्दशा आज वही यथावत है कि सड़क गड्ढे में है या सड़क या गड्ढा सड़क में है। आप सुदूर अंचलों की तो बात छोड़ दीजिए, राजधानी भोपाल की हालत ये हो गई है कि लोग गड्ढों में आए दिन गिर जा रहे हैं। लोग नाव चलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग 2-4 दिन पहले ही प्रदर्शन हुआ भोपाल में, और ये प्रदर्शन लोग कॉलोनी के सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। नाव चलाकर मोहन यादव जी को नींद से जगाना चाह रहे हैं कि साहब उठ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बने हुए 7-8 महीने हो चुके हैं। और ये कर्ज लेने की जो बात है, जब आप पाप करेंगे और उसे धोने की जिम्मेदारी आप विपक्ष पे डालेंगे कि कमलनाथ जी ने कर्ज लिया। आप मध्य प्रदेश की जनता को आप 1000 करोड़ रुपए सरकार है हिमाचल में, आपकी जो कांग्रेस की सरकार है उत्तर और दक्षिण भारत में, उन्होंने तो दिवालिया घोषित कर लिया अपने आप को। आप उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी करिए ना। मध्य प्रदेश का जीडीपी डेट रेशियो तो 30 के ऊपर है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी उसे स्वीकारा है। और मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक विकासशील प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, जिसकी सराहना अब पूरा देश और पूरे प्रदेशों में की चर्चा हो रही है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो आज के आंकड़े में जबलपुर को जो पोल्यूशन इंडेक्स होता है उसमें देश में दूसरा स्थान मिला है। तो आप खुद आंकलन करिए कि
हम कहाँ उन्नति कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, अगर काले चश्मे पहनेंगे तो काला ही सब कुछ दिखेगा, आपकी दृष्टि भ्रमित है। ठीक है, हम एक एक करके आते हैं। रवि वर्मा जी, देखिए रवि वर्मा जी सुन लीजिए, अब हम देखिए चर्चा को हम थोड़ा सार्थकता की ओर ले जाते हैं। अब मैं पूरे विषय पर आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से परिसीमन को लेकर चर्चा है, मुझे सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया ये चाहिए कि समस्या क्या है जो परिसीमन हो रहा है, आपके सवाल क्या है जो मैं वाणी जी से पूछ सकूं। रवि जी। ऋषभ जी देखिए, मैं वही जवाब देना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने आरएसएस का अखाड़ा बना दिया, तू मैं वाला, है ना। जब मैं जवाब दे रहा हूं, लगातार आप भी बोल रहे थे। देखिए मैं चाहूंगा बिल्कुल एक एक करके बात आए। ठीक है, ये तरीका नहीं है। देखिए आहलूवालिया जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरीके से ये चोंच वाली मुर्गे वाली जो डिबेट है, एक सार्थक चर्चा हो, अच्छी बहस हो। मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ रवि जी, लेकिन लगातार आप बोलते हैं, वही कह रहा हूँ कि अभी भी हम एक बिंदु पर चर्चा करें, स्पष्ट कीजिए। नहीं ऋषभ जी आप गलत कह रहे हैं। पक्ष जब आप मुझसे जवाब जानना चाह रहे हैं, उसमें इंट्रैप आहलूवालिया जी कर रहे हैं और नाम आप मेरा ले रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल, देखिए आप लगातार, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों प्रवक्ताओं से मेरी भी अपील है कि हम सार्थकता के साथ चर्चा करें और सार्थक कुछ निचोड़ इसका निकले। मैं आपके पास अभी आप पर आ रहा हूँ और आप जो सवाल है वो बिल्कुल सवाल रखिए अपने। वही मैं कह रहा हूं ऋषभ जी कि मध्य प्रदेश के संबंध में एक सार्थक चर्चा हो, और वह सार्थक चर्चा यही हो रही थी कि पाप भारतीय जनता पार्टी करे और उसे धोने की जिम्मेदारी जा रही है आप कांग्रेस पर डालो कि कांग्रेस ने कर्ज लिया था, आपने कर्ज लिए, आपने बड़े बड़े अरे रवि जी, ये सार्थक चर्चा आपके नजरिए से हो सकती है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या सवाल आपके हैं परिसीमन को लेकर? मेरा भी मैं वही कह रहा हूं ना, जो सवाल प्रवक्ता ने जो किए हैं मुझसे, आज मध्य प्रदेश की दुर्दशा अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए, मजे इनने मारे, संगत घोटाला इनने किया। आज स्थिति यह है कि हजारों करोड़ में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश, उसके ब्याज को चुकाने के लिए भी जो है कर्जा लेना पड़ रहा है। तो भारतीय अच्छा, आप ये ठीक है, आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि कुछ जो तय गाइडलाइन से कर्ज लेने की, उनसे इतर होकर बीजेपी सरकार ने कर्ज लिया है, गाइडलाइंस के भीतर ही कर्ज लिया गया है ना? ये निश्चित तौर पर इन्होंने गाइडलाइन के बाहर जाके कर्ज लिया है। आज स्थिति मध्य प्रदेश को इस कर्जे में डुबो दिया कि उसके ब्याज को भी चुकाने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर कोई ऐसी धनराशि बड़ी मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है। बड़ी विडंबना की बात है सर, आप अभी बहुत सीधा गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गाइडलाइंस के इतर कर्ज लिया गया है। आप ये बात इतने सालों में जनता के बीच नहीं बता पाए, जनता आपको नकार रही है। रवि जी, आप जब तथ्यों से हटकर बात करते हैं तो आपकी पोल खुद खुलती है। ठीक है वाणी जी। आपकी राज्य सरकार, देखिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता तथ्यों से हटकर बात करते हैं तो इनकी पोल खुद ब खुद खुल जाती है। इनके तथ्य कितने बेबुनियाद हैं। ठीक है रवि जी, रिएक्शन ले रहा हूँ आपकी बात का। इनकी खुद की कांग्रेस की सरकार जिस राज्यों में है वहां तो दिवालिया घोषित कर दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत ये डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास के कार्यों में जिस कर्ज को इस्तेमाल कर रही है, उससे स्वावलंबन, उससे विकास, उससे औद्योगिकरण, उससे सड़कों का जाल, अन्य कितने दूसरे, आज तो और भी नवाचार किए हैं कि छात्रवृत्तियां और इनके हॉस्टल, जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुविधाएं, हम अनेकों मुद्दों पर पहल कर रहे हैं। पर रवि जी इस चीज का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, पर इनकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में सरकार ने कर्ज के साथ क्या किया है वो तो अभी पेंशन देने के लायक नहीं है। उनके पास इतना दिवालिया रूप हो गया है इनकी सरकारों का, तो ये स्पष्ट करता है कि इनका आर्थिक जो मैनेजमेंट है वो कितनी दृष्टि है, कितना जनहित के लिए है और ये कितने देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। निश्चित पर रवि जी, देखिए आप लगातार बोल रहे थे, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो तमाम तरीके से बातें कह रहे हैं। आज तमाम इंडस्ट्री हो या तमाम क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, जो कर्ज की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर्ज नहीं लिया गया है। ऐसा तो संभव ही नहीं है सर, बैंक को लेकर ऐसे नियम ही नहीं है कि बिना गाइडलाइंस के आपको कर्ज मिल सके। बेबुनियाद बातें करते हैं ये, बेबुनियाद आरोप और बेबुनियाद राजनीति करना आपके देश में। आपके कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या हाल है रवि जी? अरे कांग्रेस नहीं आते, देश के प्रवक्ता है, आवाज नहीं आ रही है, प्रवक्ता जवाब दे देंगे, वहां के प्रवक्ता जवाब दे देंगे कि उनके। चलिए ठीक है रवि जी, आपने इतने आरोप लगाए, मुझे ये बताइए कि इन आरोपों को लेकर, अगर इतने गंभीर सवाल आपके पास है सरकार को लेकर, तो इन सवालों को लेकर आप जनता के बीच नहीं पहुंच सके, अपनी बात क्यों नहीं समझा पाए? जी रवि जी, अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए आप, अगर इतने गंभीर सवाल आपके पास सरकार के खिलाफ है तो?
देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस विषय को उठा रही है। कांग्रेस पार्टी हर फोरम पे अपनी बात रख रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े विषय हर जगह प्रदर्शन के माध्यम से पहुंचा रही है कि ये गलत हो रहा है। ये कह रहे हैं ना कि कर्ज लिया है, कर्ज लेके इन्होंने क्या किया, कारम बांध बनाए, बनने से पहले 300 करोड़ पानी में बह गए। बात कही रवि जी, देखिए आप ये बात कही, मुझे लगता है ठीक है, आप अगर ये बातें कहते हैं कि कोई कार्य किया गया है उसमें सही तरीके से कार्य नहीं है, वो ठीक में सवाल मुझे प्रतीत होता है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि कोई गाइडलाइन नियमों के अलग हटके कर्ज लिया गया है, तो जनता के पीछे आप गए भी हैं। तो विधानसभा चुनाव हुआ, आपको 160 से प्लस सीटें बीजेपी ने जीती, उसके बाद चलिए आप जनता के बीच फिर गए होंगे, लोकसभा चुनाव आया, इस बार तो एक सीट की वो भी सफाई जनता ने कर दिया। नहीं कर सकते हैं ऋषभ जी, हर चुनाव के परिणाम से उसकी गणना नहीं की जा सकती है। लेकिन अरे इस बात से तो गणना की जा सकती है कि आपकी बात को जनता ने कितनी गंभीरता से सुना है। मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, परिणाम कुछ भी हो। आखिर वो आप जनता क्यों ढोए? सवाल यह है कि आपने 300 करोड़ रुपए बर्बाद करे, पानी में बह गए, कारमबाद बनने से पहले बह गया। से एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के अपने ही मुद्दे नहीं रिजॉल्व होते, इनके खुद के अंतर्कलह नहीं रिजॉल्व होते, तो ये जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? वाणी जी ठीक है, रवि जी देखिए आपने अपनी बात रखी है, मैं ये सवाल आपका जो वाणी जी के पास ले जाता हूँ। वाणी जी वो ये कह रहे हैं कि कर्ज चलो ठीक है आपने ले लिया, लेकिन जो कर्ज से काम किए गए हैं उसका नतीजा कारमबान जैसे नतीजे सामने आते, उदाहरण सामने आते हैं कि काम हो गया। इससे पहले वो आरोप लगाते थे कि उज्जैन महाकाल का जो कॉरिडोर तैयार किया गया है उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। देखिए रवि जी ये भूल जाते हैं कि ये कमलनाथ की सरकार नहीं है। कमलनाथ की सरकार ने भोपाल में अपने सरकारी केंद्र को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ था। ये मोहन यादव की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर तत्काल कोई लापरवाही होती है, उनके ऊपर तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। और ये पिछले हम 6-7 महीनों में निरंतर देखते आए हैं। तो रवि जी के जितने बयान थे अभी वो बहुत हल्के थे। उससे स्पष्ट ये होता है कि ये इतनी ओछी और हल्की राजनीति लेकर जब जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो जनता इनको धुतकार देती है, और वही परिणाम हमें ठीक है वाणी जी। हम देखिए अब रवि जी अब हम ना चर्चा के आखिरी दौर में पहुंचे, और रवि जी बड़ा एक सरल सा सवाल मेरा आपसे है कि अब परिसीमन को लेकर जो चर्चा हमने शुरू की थी, आप ये बताइए परिसीमन किया जा रहा है, इससे तमाम बदलाव आएंगे, समस्याएं भी लोगों की दूर होंगी और विसंगतियां भी दूर होंगी। आप ये मानते हैं कि इससे वाकई में कुछ फायदा होगा जनता को? देखिए, फायदा जब होगा एक स्वच्छ नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के सुझाव को सार्थक दिशा में लेगी कि तमाम जो परिसीमन होते हैं, क्षेत्र की विधानसभा, क्षेत्र के वार्ड, वहां के जातिगत समीकरण, वहां के जो समस्याएं हैं, लोगों के सुझाव लिए जाएं, जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए जाएं, तब एक सार्थक एक परिसीमन उसका साफ उद्देश्य हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी उद्देश्य जी देखिए, मोहन यादव जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, और ये सरकार का एक बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सबकी राय लेंगे, ये निचले स्तर तक जनता से उनके ओपिनियन को लेंगे और उसके बाद ही इसका पूरा फैसला होगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया वाणी जी, और रवि जी मैं आपकी बात भी समझ गया। आपने कहा कि विपक्ष की राय लेना चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता की राय ली जाएगी, यानी विपक्ष भी जनता का हिस्सा है, तो जनता की राय वो खुद ले रहे हैं। मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और एक अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, और रवि जी बहुत शुक्रिया, आपके सवाल भी किए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब परिसीमन होगा और इससे भौगोलिक बदलाव भी आएगा, और इससे तमाम जो विसंगतियां हैं, कई जिलों में ऐसे गांव हैं जो जिला कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के लोग अपनी समस्या को लेकर अपने नजदीकी स्थान पर उनका जिला कार्यालय बनाया जा सकता है। परिसीमन के अनुसार जो भी विसंगतियां हैं, जो भी तमाम परेशानियां हैं, उनका समाधान किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।